हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस चार्जर हिंदी मीडियम। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन को खत्म करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण पढ़ लिया था, जहाँ पे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों बताए थे। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। आज अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां, मतलब वो कौन कौन से मेथड है जिससे कि अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। अगर मैं बात करूं आर सी डबल बॉन्ड ओ जी, यहाँ पे जी कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। अगर मैंने जी की जगह एच लगाया, क्या बन गया? जी की जगह एच लगाया एल्डिहाइड, जी की जगह मैंने आर लगाया कीटोन, जी की जगह OH लगाया कार्बोक्सिलिक अम्ल, जी की जगह क्लोरीन लगाया अम्ल क्लोराइड, जी की जगह OR लगाया एस्टर। अरे जी की जगह OR लगाया, क्या बन गया? एस्टर। जी की जगह मैंने OC डबल बॉन्ड OR लगाया अम्ल एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे जी की जगह कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को क्या करवाना है? मेरे को इस कंपाउंड का यहाँ पे अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन मतलब अपन क्या करवाएंगे, किसी ध्रुवीय बंध को तोड़ेंगे जल की उपस्थिति में, उसको अपन जल अपघटन बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं अम्लीय जल अपघटन मतलब H+ एक्वस का मतलब है अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। OH- एक्वस का मतलब है क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन। OH- एक्वस का मतलब क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन। H+ एक्वस का मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। यहाँ पे AQ का मतलब क्या है? AQ का मतलब एक्वस है ना। AQ का मतलब एक्वस, मतलब जल अपघटन करवाएंगे, जल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर मैंने एक बात बोली भी थी, मैंने आपको बोला था कि जल अपघटन जो होता है ना वो ध्रुवीय बंध पे काम करता है। किस पे काम करता है? ध्रुवीय बंध पे, पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ C और G के बीच अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो यहाँ पे G पे माइनस डेल और कार्बन पे प्लस डेल, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे माइनस डेल लिखा है तो मैं कह सकता हूँ कि G की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या है? ज्यादा है। और जी की विद्युत ऋणात्मकता यदि कार्बन से ज्यादा है तो जी पे माइनस डेल, कार्बन पे प्लस डेल। और ये एक प्रकार का ध्रुवीय बंध है और ध्रुवीय बंध पे वाटर जो है वो वर्क करता है, जल अपघटन करता है। यहाँ पे क्योंकि सिग्मा एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे एक जल कणु आएगा, पॉजिटिव वाले के पास OH-, नेगेटिव वाले के पास H+। अरे कह सकता हूं, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव डेल के प्लस डेल के पास में OH आया तो कौन सा अम्ल बना अपने पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जी के पास H आया तो क्या बन गया? Hg। क्या बन गया? Hg। एग्जाम्पल देखना, मैंने जी की जगह क्या ले लिया? क्लोरीन। मैंने जी की जगह क्या लिया? क्लोरीन। तो ये एक प्रकार का कौन सा क्लोराइड है? अम्ल क्लोराइड। अरे इसको अपन अम्ल हैलाइड बोल सकते हैं। और यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है तो अपन इसको बोलेंगे अम्ल क्लोराइड। कार्बन क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, प्लस डेल माइनस डेल, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। प्लस डेल के पास कौन जाएगा? जल में कितने कंपोनेंट? 2, H+ और OH-। प्लस डेल पे जाएगा OH-, बना अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाता है? एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे बात करें तो H के साथ Cl क्या बना लेगा? HCl। आगे अपन ने ले लिया एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR। इसको अपन क्या बुलाते हैं? एस्टर। अरे क्या बुलाते हैं? तो अपन ने एस्टर ले लिया। फिर से मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन कौन सा बंध? ध्रुवीय बंध। कार्बन ऑक्सीजन कौन सा बंध? ध्रुवीय बंध। अगर ध्रुवीय बंध है तो अपन यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन पे प्लस डायल, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। कार्बन पे प्लस डायल तो क्या आएगा? H+ या OH-। H+ या OH-। तो यहाँ पे कौन सा अम्ल बन गया? बेंजीन के ऊपर C+H। क्या बोलते हैं? बेंजोइक अम्ल। क्या कोई मेरे को इसको करेक्ट आईयूपीएसी ने बता सकता है? बेंजोइक अम्ल का करेक्ट आईयूपीएसी ने, वैसे बेंजोइक अम्ल भी अपन बोल देते हैं पर करेक्ट क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोर करेक्ट आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। बेंजोइक अम्ल भी अपन कह सकते हैं। अरे डन है बात। अब यहाँ पे C2H5O, यहाँ पे कौन सा पार्ट गया जल का? H+। अरे अगर C+ डेल पे OH- गया तो इस O पे क्या जाएगा? H+। तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल जिसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। कोई कंफ्यूजन है इसमें? जल अपघटन अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जहां पे मैंने आपको जल अपघटन के बारे में समझाया था। जल अपघटन, जल की उपस्थिति में अपने को बॉन्ड ब्रेक करना है। जल में 2 कंपोनेंट H+ और OH-। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन, क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन क्षारीय जल अपघटन। अभी अपन थोड़ा तेज इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपने को चीजें वैसे भी अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एथेनॉल और अपन ने बेंजोइक अम्ल बना दिया। अभी मैंने क्या ले लिया? एमाइड। RC डबल बॉन्ड NH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड। RC डबल बॉन्ड NH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कार्बन नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर? नाइट्रोजन पे माइनस डेल, कार्बन पे प्लस डेल। H3O+ का मतलब अम्लीय जल अपघटन। H3O+ का मतलब अम्लीय है। देखो अपना जल H2O, उसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई? H+ से। जल H+ लेके क्या बना देगा? H3O+। H3O+ को मैं क्या बोलता हूँ? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलता हूँ? हाइड्रोनियम आयन। और केमिस्ट्री में जहाँ पे IUM आता है इसका मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। IUM का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन डाइएजोनियम, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज।
अपना हाइड्रोनियम H3O पे पॉजिटिव चार्ज, समझ आ रही बात। उसके अलावा अमोनियम NH4 पे पॉजिटिव चार्ज, ये सारी बातें अपने बहुत अच्छे से कर रखी है, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड NH2 को अपन एमाइड बोलते हैं। जल की उपस्थिति में अपघटन करवाया, बताओ जल में कितने कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस, इस प्लस डेल पे कौन आएगा OH माइनस, क्या बना लेगा एसिटिक अम्ल। इस NH2 माइनस के पास कौन आएगा H प्लस, NH2 को H प्लस मिला क्या बनाएगी अमोनिया। कोई कंफ्यूजन, अरे बातें समझ आ रही है, चले आगे चले आगे, समझ आ रही है बातें, ठीक है। आगे अपन ने ले लिया अम्ल एनहाइड्राइड, क्या ले लिया अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R। कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, यहाँ पे जब अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्बन पे प्लस डाल है तो कौन सा पार्ट जाएगा OH वाला, तो बन गया वापस से अपना एसिटिक अम्ल। और अभी अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो हर अभिक्रिया में आप नोटिस करोगे अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। अब यहाँ पे O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव पे कौन सा पार्ट आएगा जल का H प्लस, तो क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, क्या बन गया। इसका मतलब अम्ल एनहाइड्राइड के जल अपघटन पे दोनों के दोनों एसिड मिलते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ अम्ल एनहाइड्राइड की जल अपघटन पे अपने को दोनों एसिड मिल रहे हैं। जब मैंने एस्टर का जल अपघटन करवाया तो एक बना एसिड और एक बना एल्कोहल। जब मैंने एमाइड का जल अपघटन करवाया तो एक बना एसिड और एक बना अपनी अमोनिया गैस। अरे ध्यान रहेगी क्या बात, अरे ध्यान रहेगी बात। जब मैंने अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन करवाया तो दोनों एसिड बने, एक अपना एसिटिक एसिड और एक अपना नॉर्मल एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। डन है इतनी बातें। चले नाइट्राइल की तरफ। अब नाइट्राइल की बात करें तो मैंने बोल रखा है कि जब कार्बन बंद बनाता है तो उसको अपन नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कार्बन नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, कार्बन नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। अब बताओ किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, नाइट्रोजन की, तो माइनस डेल कार्बन पे प्लस डेल। 3 बॉन्ड है तो कितने जल के अणु चाहिए, 3 जल के अणु चाहिए। अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, अगर 3 बॉन्ड है तो कितने जल के अणु चाहिए, 3 जल के अणु। तो यहाँ पे प्लस डेल है तो OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, इधर प्लस डेल है तो H प्लस, H प्लस, H प्लस। नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो इस कार्बन पे 3 OH है, कितने OH है। अब मैंने कहा एक कार्बन पे 2 OH सही नहीं है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकला तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, ये अपना एक तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अरे कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और क्योंकि बेंजीन के ऊपर COOH है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। कोई समस्या, एक बना बेंजोइक अम्ल और एक अपनी कौन सी गैस बनी, अमोनिया गैस। तो नाइट्राइल के जल अपघटन पे, नाइट्राइल के जल अपघटन पे एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनती है अपनी अमोनिया गैस। समझ आ रही बातें, एक अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अपनी अमोनिया गैस। इसका नाम फिर से लिख दिया है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। कर रखा है अपन ने काम, अरे कर रखा है ना। यहाँ पे अपना जल अपघटन वाला पार्ट खत्म होता है। वैसे तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, अगर हो तो अभी बता दो। ऑफलाइन वाले भी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते हो। क्या जल अपघटन में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइएगा। चलें आगे, अरे चलें क्या, कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला ऑक्सीकरण। देखो अगर मेरे को ऑक्सीकरण करवाना है तो मैं किसको याद करूंगा, अगर मेरे को ऑक्सीकरण करवाना है तो मैं किसको याद करूंगा, किसको याद करूंगा, सही बोल रहे हो, किसको, ऑक्सीकारक को। किसको याद करूंगा, मैं बुलाऊंगा ऑक्सीकारक को, क्योंकि मेरे को पता है ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। अरे ऑक्सीकरण करवाना है मेरे को तो किसको याद करूंगा, ऑक्सीकारक को। और ऑक्सीकारक दूसरों को करता है, ऑक्सीकरण खुद का करता है अपचयन। अब अपन ने ऑक्सीकारक पहले भी पढ़ रखे हैं। देखो अभी जो चीजें आने वाली है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी मैक्सिमम चीजें अपन ने अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलोल्केन हैलोजेन में बहुत अच्छे से कर रखी है। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों खत्म कर लिया अपन ने। क्या पढ़ने वाले, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर का लास्ट पार्ट है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अभिकर्मक, मेरे को 3 रिएजेंट लेने थे। यहाँ पे और भी रिएजेंट ले सकते हैं पर मेनली अपने पास 3 रिएजेंट है। एक मैंने ले लिया KMnO4, अपना सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक, हर माध्यम में काम करता है, अम्लीय क्षारीय उदासीन। एक अपना K2CR2O7 जो सिर्फ अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। और एक अपना CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और उसके बगल में अगर H+ लिखा है इसका मतलब है अपने को अम्लीय माध्यम में CrO3 काम में लेना है। CrO3 का नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, K2CR2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और CrO3 को अपन बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब अम्ल की उपस्थिति में। डन है बात, ठीक है। अब बात करते हैं KMnO4 की। अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो देखो KMnO4 बेसिक मीडियम का, एसिडिक मीडियम का, न्यूट्रल मीडियम का। एसिडिक मीडियम का कैसे पता चलेगा, KMnO4 के बगल में क्या लिखा मिलेगा, H+। बेसिक मीडियम का कैसे पता चलेगा, KMnO4 के बगल में OH-।
KMnO4 के बगल में OH माइनस। और मेरे को उदासीन कैसे लिखा मिलेगा, जब अपने को सिर्फ KMnO4 दे रखा है। अगर सिर्फ KMnO4 ले रखा है मतलब उदासीन है, H प्लस लिख रखा है अम्लीय माध्यम का KMnO4, OH माइनस लिख रखा है बेसिक मीडियम का या क्षारीय माध्यम का KMnO4। और KMnO4 हर माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, पर कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे बढ़िया किस में काम करता है, सबसे बढ़िया KMnO4 किस माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में। किस में, अम्लीय माध्यम में। उससे कम बढ़िया उदासीन माध्यम में, सबसे कम बढ़िया क्षारीय माध्यम में। ठीक है, बातें कर रखी है। K2Cr2O7 की बात करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है K2Cr2O7 का, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और वो K2Cr2O7 किसके साथ ले लिया अपन ने, H2SO4 के साथ में। आगे बात करें K2Cr2O7 H2SO4 लिखा रहेगा क्या H प्लस लिखा रहे, बात एक ही, क्योंकि अम्ल क्या देगा, अम्ल क्या देगा, तो यहाँ पे H प्लस लिख लिया अपन ने, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, CrO3 की बात करते हैं। CrO3 को अपन बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसके बगल में क्या लिखा है, H प्लस AQ, मतलब अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में अपन CrO3 ले रहे हैं। और यहाँ पे CrO3 की वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। CrO3 की किससे रिएक्शन करवाएंगे, वाटर से। देखो एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, कई बार आपने सुना होगा कि सर हम कैसे पहचानते हैं ऑक्साइड अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो मैंने एक लाइन आप लोगों को बता रखी है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। पूरी केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड कितने होते हैं, पूरी केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड कितने होते हैं, 11th क्लास में तुमको ये चीजें सिखाई थी मैंने। कितने होते हैं, उदासीन ऑक्साइड कितने होते हैं, 3, CO N2O NO, CO N2O NO। अब ये CrO3 का पता कैसे चलेगा कि ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो देखो इसकी जब मैंने रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से। किससे करवाई, वाटर से। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनाना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्रोमियम कितना है, 1, ऑक्सीजन 3 इधर और 1 इधर, कितने हो गए, 4। इस H2CO4 को अपन बोलते हैं क्रोमिक अम्ल। क्या बोलते हैं, H2CrO4 को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमिक अम्ल। अब बात सुनना, जब मैं अम्ल से हाइड्रोजन निकाल देता हूं, जब मैं अम्ल से हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो क्रोमिक अम्ल बन गया क्रोमेट। क्या बन गया, CrO4-2 को अपन बोलते हैं क्रोमेट। और क्योंकि ये अम्ल से बना है, अरे इस ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन ने वाटर से करवाई, इसका मतलब, और इसने वाटर की प्रेजेंस में क्या अम्ल बनाया, इसका मतलब ये कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। अरे फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बोला CO2 कैसा ऑक्साइड है, मैंने कहा CO2 को किस में फेंक दो, पानी में। अरे CO2 को उठा के कहां डाल दो, पानी में। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन 2 के 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 3, तो H2CO3। H2CO3 बहुत दुर्बल अम्ल होता है अपना, इसका नाम है इसका कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। और बनते टूट जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में, H2O प्लस CO2 में। अब जैसा किसी ने मेरे को बोला कि सर ये SO3 क्या होता है, तो मैंने कहा एक सेकंड, SO3 को उठा के पानी में फेंको, क्या बनाता है, तो H2SO4 बना रहा है ना, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3 इधर 1 इधर 1 इधर, तो हो गया ना H2SO4। इसका मतलब ये भी कैसा ऑक्साइड है, जो जल की उपस्थिति, वो ऑक्साइड जो जल की उपस्थिति में अम्ल बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। ये सर और एग्जांपल दे दो, तो मैंने कहा Na2O को पकड़ो, सोडियम ऑक्साइड, नाम था इसका सोडियम ऑक्साइड। अरे बच्चों वाली लाइन है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, Na2O को उठा के किसमें फेंका, पानी में, क्या बनाएगा, देखो 2NaOH। क्या बनाएगा, क्योंकि Na2O को उठा के पानी में फेंकने पर वो क्षार बनाता है, इसका मतलब Na2O कैसा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे मैंने कहा CrO3 को उठा के पानी में फेंका, इसने क्या बनाया, अम्ल बनाया। H2CO4 नाम है इसका क्रोमिक अम्ल, और ये बनाता है क्रोमेट। क्या बनाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट बनाता है, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बनाता है। समझ आ रही बात, ऐसे क्रोमिक अम्ल क्या बनाता है, क्रोमेट बनाता है। क्रोमिक अम्ल क्या बनाता है, क्रोमेट बनाता है। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल तथा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। 1 डिग्री एल्कोहल तथा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल अथवा एल्डिहाइड लिया, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 के साथ मैंने कौन सा माध्यम लिया, क्षारीय माध्यम। अगर मैं KMnO4 के साथ क्षारीय माध्यम लूंगा तो मेरे को सेकंड स्टेप में रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, किससे करवानी पड़ेगी, अम्ल की उपस्थिति में। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे। यहाँ पे और रिएक्शन मैंने लिखी है, KMnO4 के साथ क्षारीय माध्यम, ये तो ऊपर वाली ही है। अगर मैंने K2Cr2O7 कौन से माध्यम में ले लिया, अम्लीय माध्यम में, अथवा K2Cr2O7 H2SO4, दोनों में कंडीशन में बात क्या है, एक ही है। H2SO4 लिखो चाहे H प्लस लिखो, क्योंकि H2SO4 अम्ल है, अम्ल क्या देगा, H प्लस। तो ये दोनों कंडीशन एक है, ये भी क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कहने का मतलब है अगर मैंने K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में लिया तो मेरे को और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर मैंने KMnO4 क्षारीय माध्यम में लिया तो मेरे को सेकंड स्टेप में अभिक्रिया किससे करवानी पड़ेगी, अम्ल की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी। तभी मेरा 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तभी मेरा 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, जहाँ पे मैंने तीनों रिएजेंट, तीनों चारों जो भी है वो अपन ने एक्सप्लेन किए हैं। 2 कार्बन वाला अपना एल्कोहल, एथेनॉल,
कौन सी डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है। सारी बेसिक बातें अपन कर चुके हैं। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का मैंने सबसे पहले केमिनोफोर ले लिया। केमिनोफोर ऐसे ही ले लिया नॉर्मल, क्या बना देगा? कितने कार्बन थे यहाँ पे? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले एल्कोहल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 कार्बन वाले अम्ल में। तो इसका मतलब मैंने 1 डिग्री एल्कोहल से मैंने क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने एथेनॉल से क्या बना दिया? एसिटिक अम्ल। एथेनॉल से क्या बनाया? एसिटिक अम्ल। डन है इतनी बात। एथेनॉल से क्या बनाया? एसिटिक अम्ल। एक और बात जो अपन ने पढ़ी है, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? फिर एल्डिहाइड का अपन और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एल्कोहल फिनोल ईथर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में अपन ने सारी बातें अच्छे से कर रखी है। तो जल्दी चलते हैं आगे। अगर मैंने 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन केमिनोफोर से करवाई तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका, केमिनोफोर जहां कहीं पे भी आ जाए या K2Cr2 आ जाए ऑक्सीकरण करेगा और 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। डन है इतनी बात। अब केमिनोफोर लो तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लीय माध्यम का केमिनोफोर लो तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में लो तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। पर अगर आप केमिनोफोर क्षारीय माध्यम में लेते हो तो उसका अम्लीय जल अपघटन या अम्ल की उपस्थिति में अपने को अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, तभी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। समझ आ रही बात? इन 4 में से कोई भी से भी रिएजेंट लिखा हो, अपने को 2 कार्बन वाले एल्कोहल से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। एथेनॉल से क्या बना देना है? एसिटिक अम्ल अपने को बना देना है। डन है बात। अब मैंने एल्डिहाइड ले लिया, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम है इसका एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम एथेनेल, आईयूपीएसी नेम एथेनेल, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। तो जब अपन इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? केमिनोफोर से। तो बताओ कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड? 2 कार्बन वाला। तो कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल? 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर केमिनोफोर लो तब भी वही बात है, केमिनोफोर एसिडिक मीडियम का लो तब भी अपने को ऑक्सीकरण करवाना है। केमिनोफोर क्षारीय माध्यम का ले रहे हैं तो अपने को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। K2Cr2 ले रहे हैं तब भी अम्ल की उपस्थिति में लेना है। और क्योंकि K2Cr2 तो अपना अम्लीय माध्यम में ही काम करता है, इसलिए मैं तुमको कहता था केमिनोफोर बढ़िया ऑक्सीकारक है K2Cr2 की तुलना में। इसका एक और रीजन है पर वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कभी। अरे डन है बात। अगली रिएक्शन देखो, CrO3H2SO4, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या मैं कह सकता हूं, सुनना ध्यान से बात, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो CrO3H2SO4 है ये भी एक प्रकार का क्या है? अरे ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? क्या करेगा? ऑक्सीकरण। क्या करेगा? ऑक्सीकरण। अब यहां पे देखो कितने कार्बन वाला एल्कोहल है? कितने कार्बन वाला एल्कोहल है? अरे 8 इधर, एक 9 और एक 10, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। तो 10 कार्बन वाले एल्कोहल से मैं क्या बना दूंगा? 10 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना दूंगा? 10 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। CrO3H2SO4 लिखा है, समझ जाना कौन सा काम करेगा? ऑक्सीकरण का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीकरण करवा के क्या बना दिया? डेक। अपना ये इसका नाम लिखे तो 10 कार्बन को डेक बोलते हैं और एल्कोहल में अपन ऑल लगाते हैं तो डेकेनॉल। डेकेनॉल से बना दिया मैंने डेकेनोइक अम्ल। क्या बना दिया? डेकेनोइक अम्ल। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलें आगे। अरे चलें क्या? चलें आगे। अब मैंने ले लिया एल्किल बेंजीन। क्या ले लिया? एल्किल बेंजीन। मैंने क्या ले लिया? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन जानते हो, बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई एल्किल समूह जुड़ा हो उसको अपन बोलते हैं एल्किल बेंजीन। और बेंजीन पे CH3 जुड़ा हो तो उसको अपन प्यार से बुलाते हैं टोल्यूइन। क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। ध्यान रहेगी बात, ठीक है? ध्यान रखना थोड़ा। तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 तो उसको अपन क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ केमिनोफोर इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब अम्लीय माध्यम, और साथ में ट्रायंगल का साइन किसको बताता है? हीट को। मतलब यहाँ पे अपन अभिक्रिया को थोड़ा बहुत गर्म कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा? देखो टोल्यूइन से अपन को ऑक्सीकरण करवाना है, एल्किल बेंजीनों से भी अभी अपन ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं। एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तब भी क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। अब सर हमको कैसे क्या पता चलेगा चीज़ें? तो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना। अगर टोल्यूइन के साथ एसिडिक मीडियम लिया तो हीट करना ही है, बेंजोइक अम्ल बनाना है। और अगर केमिनोफोर के साथ क्षारीय माध्यम है तो आपको पहले क्या सेकंड स्टेप में क्या करवाना पड़ेगा? अम्लीय जल अपघटन या अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे और साथ में हीट तो यहाँ पे भी है। तो इससे अपन क्या बना सकते हैं? बेंजोइक अम्ल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने लिखी है कि तुमको यहाँ पे सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन का मतलब है बेंजीन पे कोई ना कोई एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो एल्किल बेंजीन से अगर अपने को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो? क्या मैं इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलूंगा? ध्यान देना इधर। कार्बोक्सिलिक अम्ल से डायरेक्ट COH जुड़ा उसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलूंगा, या कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहा है उसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलूंगा? हाँ
बेंजीन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहा है तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। जान रहे की बात। तो अगर अपने को एल्किल बेंजीन से क्या बनाना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, के लिए वलय से जुड़े कार्बन, वलय से जुड़े कार्बन या अपन उसको क्या बोल देंगे, एल्किल समूह के पास कम से कम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, एक हाइड्रोजन होने चाहिए। बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है कितने हाइड्रोजन, 3। अपने को तो कितना चाहिए, अब एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक तो होना ही चाहिए। जब अपन इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तभी वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देखो ये लाइन ध्यान से सुनना, अभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। क्या बोला मैंने, वापस सुनो, कि अगर मेरे को एल्किल बेंजीन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो मेरे को जो बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन है उसके पास कम से कम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 1। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी चलेगा, पर कम से कम कितना होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, सुनते जाना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 3 थे पर अपने को तो 1 से मतलब है, तो इसने क्या बना दिया, बेंजोइक अम्ल बना दिया। डन है, अरे डन है। अब बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अब इन 2 ग्रुप पे या 2 संयोजकता पे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या बना देगा, बेंजोइक अम्ल बना देगा, ऑक्सीकरण करके क्या बनाएगा, बेंजोइक अम्ल। अगर इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण, अगर इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण, एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीकरण होगा, मिनिमम 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या इसका ऑक्सीकरण संभव है, अरे इसका ऑक्सीकरण संभव है, तो इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल एक प्रकार का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आगे देखो इसका ऑक्सीकरण संभव है क्या, अरे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल में। क्या इसका ऑक्सीकरण संभव है, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन, और अगर कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक मतलब बेंजोइक अम्ल नहीं बनाएगा। ये बनाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ये भी बनाएगा, एक हाइड्रोजन है, समझ आ रही है बात, ये भी बनाएगा, एक हाइड्रोजन है, ये भी बनाएगा, इसके पास भी, इसके पास तो 3 है, पर अपने को तो 1 से मतलब है, 1 होगा तभी बनाएगा। तो ये लाइन समझ आएगी, एक बार जल्दी से इसको रीड करो। लाइन ही पढ़नी है ना, और कुछ नहीं पढ़ना है ना। अरे बात समझ आ गई क्या, ठीक है। क्या पढ़ते हो यार इतनी शांति से, काफ़ी अच्छा लगता है इसे देख के जब इतनी शांति से पढ़ते हो। हाँ देखो, हाँ देखना इधर वापस से। अब अपन 3 कंपाउंड ले रहे हैं, कौन से कंपाउंड, 3 कंपाउंड, सुनना ध्यान से। कौन कौन से 3 कंपाउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक है मेरा बेंजील अल्कोहल। क्या बेंजील अल्कोहल जानते हो क्या होता है, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से, अरे भूल गए क्या, बेंजाइलिक, वही बेंजिल। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन से कार्बन, कार्बन से अल्कोहल। तो बेंजिल अल्कोहल, एसिटोफिनोन और एल्कीन का अपने को क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बेंजिल अल्कोहल। क्या ले रहा हूँ, देखो बेंजिल अल्कोहल एक प्रकार का 1 डिग्री अल्कोहल है। बेंजिल अल्कोहल एक प्रकार का 1 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है। अरे बोल सकता हूँ यहाँ पे इस वाली कंडीशन में ये 1 डिग्री अल्कोहल है और मैं इसको बेंजिल अल्कोहल बोलूंगा। इस कार्बन का संकरण बता सकते हो बेंजिल अल्कोहल में, sp3, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बताइए बेंजिलिक अल्कोहल में अल्कोहल से कनेक्टेड कार्बन का संकरण क्या होगा, तो अपन आंसर देंगे sp3, ना कि sp2। समझ आएगी बात, ठीक है। तो KMnO4H+ हीट, अम्लीय माध्यम में KMnO4 और हीट करवा रहे हैं, और CrO3 अम्लीय माध्यम। और बताओ ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीकारक। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, क्या बना देंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल। कोई कंफ्यूजन, क्या बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल। अगला मेरा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जानते हो, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3। इसकी अभिक्रिया करवाने KMnO4H+ या हीट या CrO3H+, ये भी क्या बना देंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि जब मैं बेंजिलिक अल्कोहल या अपना एसिटोफिनोन की ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो इनके और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो क्या बनाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक प्रकार के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको अपन बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बनाएंगे। अरे ठीक है बात। अब मैंने अगली ले ली एल्कीन। क्या ले ली मैंने, एल्कीन। सुनते जाना ध्यान से। एल्कीन ली मैंने, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहा हूँ, KMnO4H+ और हीट। KMnO4H+ और हीट। अपन क्या पढ़ रहे हैं बताओ, अभी टॉपिक क्या चल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की
तो अपन किसी ना किसी तरीके से क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जब मैं किसी एल्कीन का KMnO4H+ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाता हूँ तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से दो क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन, और दो क्या जुड़े हुए, R ग्रुप। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप, इस भी कार्बन से एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप, तो ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसका जब मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह ऑक्सीजन ऐड कर दिए, क्या कर दिए, क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्या बना। और KMnO4 अपने पास है, KMnO4 इस एल्डिहाइड को वापस से ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई कंफ्यूजन, ये रिएक्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर अपने को बनाना हो तो देखो कितने कार्बन, देखो एक कार्बन और एक R ग्रुप, तो डबल बॉन्ड से ब्रेक करो और उतना एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो। अरे समझ आ गई क्या बात, क्या बताऊं, हाँ, RCH डबल बॉन्ड CRH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक किया, क्या जोड़ दोगे वहां पे, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीकरण में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अरे क्या बन गया, और एल्डिहाइड का अपन जब आगे फिर से ऑक्सीकरण करवाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। डन है बात, अरे डन है बात, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। तो जब अपन ने एल्कीन ली तो अपन ने एल्कीन में क्या करना है, जिस जगह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है उस बॉन्ड को ब्रेक करो, उससे पहले क्या बना लो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा के क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे बात समझ, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक एल्डिहाइड ये रहा, दूसरा एल्डिहाइड ये रहा, इनका ऑक्सीकरण करवाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे अपन ने बना दिया। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, चलें आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे भी अपने को एल्कीन दे रखी है, कौन सी एल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन, क्या दे रखी है, साइक्लोहेक्सीन। किसकी उपस्थिति में, KMnO4 साथ में H2SO4, मतलब सबसे बढ़िया काम करेगा KMnO4, क्योंकि इसको कौन सा माध्यम मिल गया, अम्लीय माध्यम। अरे अगर माध्यम अच्छा मिले अपने को, कंडीशन बहुत फेवरेबल मिले, तो अपन काम बहुत ही बढ़िया से करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना बढ़िया से। अगर हर चीज़ अपने को बहुत प्रॉपर मिल रही है तो अपने को वहाँ पे काम बढ़िया करना ही बनता है, और KMnO4 अम्लीय माध्यम में सबसे बढ़िया काम करता है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, ये अपनी साइक्लोहेक्सीन, अरे क्या है, ये अपनी डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पहले डबल बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने, तो यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले क्या बनी, एल्डिहाइड, क्या बनी, इसका फिर से ऑक्सीकरण करवा दूंगा, अरे इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवा दूंगा, क्या बनेगी, क्या बनेगी, क्या बनेगी, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, नीचे भी कार्बोक्सिल, इसका नाम लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। और आपको याद होना चाहिए हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। समझ गए क्या, अरे समझ गए या नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। आगे देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, RMgx में R पे, मैग्नीशियम पे लग रहा है एक ही चीज, मतलब अपन ने कई बार पढ़ रखी है चीजें, एल्कोहल में पढ़ा, हेलो एल्केन हेलो एल्केन में पढ़ा, क्वेश्चन टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था RMgx में, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र RMgx होता है। RMgx में R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम एक धातु है, धातु को अपने ऊपर पॉजिटिव रखना पसंद है, धातु को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है, धातु को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पसंद है। डन है सारी बात। तो RMgx से अपन अभिक्रिया करवाने किसकी, CO2 की, किसकी, CO2 की। सुनना ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन। अब बताओ कार्बन क्या 5 बंध बना सकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो अपन ने क्या किया, आर का अटैक करवाया कार्बन पे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में प्लस डेल, और R नेगेटिव कहाँ जाना पसंद करेगा, उस कार्बन पे जहाँ पे पॉजिटिव है, और कार्बन 4 बंध बना रहा है, 5 बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा। तो देखो अगले स्ट्रक्चर, कार्बन इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, R ने अटैक किया तो ये नीचे R लग गया, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। मैं MgX क्या लेके बैठा था, मैग्नीशियम अपने ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ के बैठ गया नेगेटिव के पास में कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्या आ सकता हूँ, उसने भी मना नहीं किया, आ जाओ। O पे नेगेटिव MgX पे, अरे O पे नेगेटिव MgX पे
पॉजिटिव। इसका अपन क्या करवा देंगे, अम्लीय जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे, जल में कितने कंपोनेंट, 2, H प्लस और OH माइनस। अब कंडीशन बदली, O नेगेटिव किसके साथ क्रिया करेगा, H प्लस के साथ, C डबल बॉन्ड R, और इस O नेगेटिव के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। कौन सा अम्ल, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखने का तरीका है ये, RC डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो एक प्रकार का ये। और Mg के साथ कौन था, X था, एक और कौन आ जाएगा, OH। मैग्नीशियम के साथ हेलोजन भी लग गया और एल्कोहल भी लग गया, OH ग्रुप अपना। समझ गए। एक क्वेश्चन अब देखो, ध्यान देना इधर। जब मैं RMgx की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो पहले अपने देखो इसकी मैकेनिज्म समझ लो। कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, कार्बन पे प्लस जल, ऑक्सीजन पे माइनस जल, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा। कार्बन कितने बंद बना रहा है, 4। जब ये RMgx में R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। R नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे प्लस जल, R पे माइनस चार्ज। कार्बन 4 बंद बना रहा है, ये जब अटैक करेगा तो कार्बन एक बंद तोड़ेगा, और जब कार्बन एक बंद तोड़ेगा तो अपन कहेंगे, ध्यान देना इधर, जब कार्बन एक बंद तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये कार्बन से कौन कनेक्टेड हो गया, R ग्रुप। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। किसकी अभिक्रिया करवाई, जल से। जल में दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस। O नेगेटिव के पास कौन आ गया, H। तो अपना क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना यहाँ पे बन चुका है। Mg से X और OH जुड़ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन कर सकते अपन, अरे CH3MgBr की करवा रहे हैं CO2 से। जल्दी देखो, CH3MgBr की क्रिया किससे करवाएंगे, CO2 से। सारे बच्चे अपना फोकस इधर रखेंगे। जब मैंने CH3MgBr की क्रिया CO2 से करवाई तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा CH3MgBr एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है, और यहाँ पे CH3 पे मैग्नीशियम पे नाभिक नहीं कौन है, CH3 नेगेटिव। नाभिक नहीं कौन है, CH3 नेगेटिव। नाभिक ने अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन 5 बंद बना नहीं सकता, एक बंद तोड़ेगा, तो अगले स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। CH3 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ। जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव वहां पे कौन आ जाएगा, MgBr, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। जल से क्रिया करवाएंगे, जल में दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा, O नेगेटिव पे, तो C, उसके नीचे CH3, इधर ऑक्सीजन, O पहले से था, H कौन सा अम्ल, 2 कार्बन वाला अम्ल। अरे 2 कार्बन वाला अम्ल, एसिडिक अम्ल, और साथ में जो अपना Mg था उसके साथ Br था, और एक अपना OH। अरे आसान है, आसान है, ठीक है। तो मैंने ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी किसका निर्माण कर दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण यहाँ पे मैंने कर दिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है, चलें आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये रिएक्शन देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो। CH3 पे नेगेटिव, कार्बन पे अटैक किया, कार्बन 4 बंद बना रहा है, 5 बना नहीं सकता, एक बंद टूटेगा। CH3 ने कार्बन से बंद बनाया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे कैसे। O पे नेगेटिव, MgBr आ गया, H2O प्लस मतलब अपना अम्लीय जल अपघटन। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो H प्लस और OH माइनस का योग हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, MgBr OH। अरे डन है बात, कोई कंफ्यूजन किसी को किसी प्रकार का। चलें जल्दी देखना, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्या खत्म कर लिया, अपन ने खत्म कर लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। क्या खत्म किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म, जिसकी बात अब अपन करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। क्या सुनना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। यहाँ पे देखो, भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इजी लगेगी, उसके पीछे रीजन है। हेलोएल्केन हेलोरीन में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, हेलोएल्केन हेलोरीन की। एल्कोहल फिनोल ईथर में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, एल्कोहल फिनोल ईथर की। एल्डिहाइड कीटोन की भी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब एक टॉपिक अपन ने बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ा है, मतलब हेलोएल्केन के लिए, हेलोइरिन के लिए, एल्कोहल फिनोल ईथर के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए, तो आज कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा जोर नहीं आएगा। समझ आ रही है मेरी बातें। स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब क्वथनांक, गलनांक, विलेयता, एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म है। जब मेरे को किसी भी लिक्विड को किसमें बदलना होता है, गैस में। अरे जब मेरे को किसी भी लिक्विड को किसमें बदलना होता है, गैस में, तो मैं इसको गर्म करता हूं। देखो सबने पढ़ा है बचपन से 9th क्लास से कि अपन एक लिक्विड को गर्म करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, गैस में। वो पॉइंट जिस पे लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट अपने को देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की इंपॉर्टेंट बातों से। ये बातें आजकल कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। क्वेश्चन ये पूछेगा यश
कि जब बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होते हैं? एल्डिहाइड से, कीटोन से, अल्कोहल से। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों होते हैं। क्वेश्चन सुनना, निम्न में से किस यौगिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी अपना एल्डिहाइड, ऑप्शन 4 कीटोन। आंसर क्या टिक करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड में ऐसे ही एमसीक्यूज तुमको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आंसर दोनों बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा बताइए? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? आंसर देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्यों ज्यादा? उसका रीजन समझते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितने परमाणु जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 परमाणु किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। 2 तो कौन हो गए अपने पास? ऑक्सीजन। एक क्या हो गया? हाइड्रोजन। और यही अगर मैं बात करूं किसकी? अल्कोहल की। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में 2 परमाणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तुम कुछ सोचो, एक अपने साथ 3 जने लेके चल रहा है और एक अपने साथ 2 जने लेके चल रहा है, किसका स्थायित्व ज्यादा है? किसको अपन इधर उधर या किसको अपन किसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते? 3 वाले के साथ। अब तुम कुछ सोचो, एक अकेला चल रहा है, एक है जो 2 जने लेके चल रहा है, एक 3-4 जने लेके चल रहा है। तो अरे बात बता रहा हूं मैं बस नॉर्मल सी। तो 3-4 जने अगर किसी के सराउंडिंग में चल रहे हैं, अरे होता नहीं है क्या सेलिब्रिटी को देखते हैं अपन बहुत सारे, तो 4-5 लोग उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अरे बॉडीगार्ड रखता है ना, तो कोई भी उसके पास आसानी से नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह रहा हूं, कहां पे जुड़ाव ज्यादा है? एसोसिएशन कहां पे ज्यादा है? एसोसिएशन मतलब संगुणन, जिसको अपन बोलेंगे जुड़ाव। जुड़ाव कहां पे ज्यादा है? कहां ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्योंकि 3 परमाणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एसोसिएशन ज्यादा है, यहाँ पे एसोसिएशन कम है। यहाँ पे 2 परमाणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, आकर्षण कहां पे ज्यादा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आकर्षण कहां पे ज्यादा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अपन ने पढ़ा भी था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, आकर्षण बल के। जहां पे आकर्षण बल ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां हो सकती है? पहली बात तो हाइड्रोजन का उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना जरूरी है। फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या क्लोरीन से एक आकर्षण अनुभव करता है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे बात करता हूं, देखो ध्यान देना, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ के बैठा है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ के बैठा है? 3 को। तो यहाँ पे एसोसिएशन क्या है? यहाँ पे जुड़ाव क्या है? ज्यादा। अल्कोहल कितने अल्कोहल लेके बैठा है? 2। यहाँ पे जुड़ाव इसकी तुलना में कम। यहाँ पे आकर्षण ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, यहाँ पे आकर्षण कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, अणुओं में संगुणन, जिसको अपन कॉमन वर्ड लेंगे जुड़ाव, इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएशन ज्यादा। यहाँ पे एसोसिएशन जुड़ाव या संगुणन कम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज्यादा। किसकी तुलना में? अल्कोहल की। तो मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ज्यादा होता है। किससे? अल्कोहल से। कोई कंफ्यूजन? आकर्षण बल किसमें ज्यादा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड तथा कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है, या अपन ऐसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड तथा कीटोन से ज्यादा होता है। क्यों? समझाइए। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या मेरा एल्डिहाइड कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या? अगर मैंने कहा एल्डिहाइड, ये RC डबल बॉन्ड OH, ये अपने जैसे दूसरे एल्डिहाइड को देख रहा है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अगर कहते हो कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मैं कहूंगा एकदम गलत बात है। हाइड्रोजन का किससे जुड़ा होना जरूरी है? उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से। पर यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से, और कार्बन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। पर यहाँ पे मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर प्लस डेल माइनस डेल, किसका निर्माण? द्विध्रुव का। किसका निर्माण? तो यहाँ पे 2 का एल्डिहाइड एक दूसरे पे द्विध्रुव आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्विध्रुव आकर्षण। इसको अपन बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल अट्रैक्शन। सुनते जाना, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अणुओं का जुड़ाव ज्यादा, अणुओं का संगुणन ज्यादा, एसोसिएशन ज्यादा। ये मेरा एल्डिहाइड, इसमें क्या उपस्थित है? द्विध्रुव क्रिया, डाइपोल इंटरेक्शन। ये मैंने एल्डिहाइड कीटोन में भी एक्सप्लेन किया था। 2 एल्डिहाइड में क्या हो रहा है? डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे अणुओं के बीच का जुड़ाव कम, यहाँ पे अणुओं के बीच का जुड़ाव ज्यादा। अगर जुड़ाव ज्यादा तो उनको अलग अलग करना
अगर जुड़ाव ज़्यादा तो अलग अलग करना, और अलग अलग करना मुश्किल, अलग अलग करना मुश्किल तो क्वथनांक बिंदु ज़्यादा। समझ आ गई क्या बात? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, आकर्षण बल पे। बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, आकर्षण बल पे निर्भर करता है। जहां पे आकर्षण बल ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल में कौन ज्यादा आकर्षण करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल की तुलना में स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल की तुलना में, है ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? कार्बोक्सिलिक अम्लों का। किससे? एल्डिहाइड अथवा कीटोन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाइन लिखी है सुनना। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक लगभग समान आणविक द्रव्यमान रखने वाले एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा अल्कोहल से भी अधिक होता है। क्यों? समझाइए। तो इसका कारण भी मैंने मेंशन किया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतर अणु। कौन सा? अरे पढ़ते थे किसी जमाने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का, अंतरा और अंतर। अंतरा एक ही अणु के बीच होता है और अंतर दो अणुओं के बीच होता है। और यहाँ पे अभी अपन ने देखा ना, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेके बैठा है, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे अणुओं के बीच जुड़ाव ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सा बंध? अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध? अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध। तो अपन ने लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्लों में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच पाया जाता है, जिससे अणु में संगुणन मतलब एसोसिएशन अधिक होता है, अतः क्वथनांक बिंदु भी अधिक होता है। अतः क्वथनांक बिंदु भी अधिक होता है। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्विलक। द्विलक समझते हो? द्विलक को अपन बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। मतलब दो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दूसरे से जुड़ना। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर। सुनना कैसे? अगर मैं बात करूं डाइमर या कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्विलक, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्विलक या डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है? एक प्रकार का दो अणुओं का जुड़ना। दो अणुओं का, और किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अपन ने एग्जाम्पल ले लिया एसिटिक अम्ल का। किसका? CH3 डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो पहले एक अणु था, अब दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं दो अणु जुड़ गए तो किसका निर्माण होगा? डाइमर का। किसका निर्माण होगा? डाइमर का। तो यहाँ पे देखो डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल का डाइमर। अरे एग्जाम में आपके सवाल आ सकता है एसिटिक अम्ल का द्वितीय की संरचना लिखी है, ये एसिटिक अम्ल के डाइमर की संरचना बनाइए। तो आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ में, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ में जो आकर्षण अनुभव कर रहा है वो एक प्रकार का अंतरा है या अंतर? अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दो अणु दिख रहे हैं ना, दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई कंफ्यूजन? अब है कि RC डबल बॉन्ड OH, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो यहाँ पे मैंने बना दिया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो वाष्प अवस्था में या एप्रोटिक विलायक जैसे कि बेंजीन की उपस्थिति में क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, जल में विलयता। जल में विलयता ध्यान से सुनना। किसी भी चीज को अगर जल में घोलना है या किसी भी चीज को अगर अपने को पानी में विलय करना है, कोई भी चीज जल में घुल रही है, इसका मतलब है वहां पे क्या उपस्थित होना चाहिए? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनते जाना। यहाँ पे मैंने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो वाटर के अंदर मैं बात करूं तो वाटर के अंदर अपने पास 3 आइटम होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन का कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, ये जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा है? उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और ये अब देखो ये हाइड्रोजन भी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाटर के अंदर पानी एक प्रकार से, यहाँ पे जो जल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में विलय। क्या लिखा है? सुनते जाना, सुनते जाना, बस 2 मिनट की बात है। साधारण एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक और एरोमेटिक समझते हो? अगर मैंने लिखा एक HC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल। एक कार्बन वाले का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये एक प्रकार का एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो 2 कार्बन वाले का साधारण नाम एसिटिक अम्ल। इसका IUPAC ने मैथेनोइक, इसका एथेनोइक।
तो ये तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन से यार कार्बोक्सिलिक अम्ल? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपने किसी बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये साधारण सी बातें हैं, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? साधारण एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 से 4 कार्बन परमाणु तक, 1 से 4 कार्बन परमाणु तक। यही क्या होते हैं? जल में विलय है। ये क्या है? जल में क्या है? जल में विलय है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 या 4 से, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 या 4 से कम है तो ही वो जल में क्या है? विलयशील है। 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल मेथनोइक अम्ल, 2 कार्बन वाला एथेनोइक, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक। तो मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ये 4 के 4 जल में क्या है? विलय। इसको बोलते हैं मिसिबल इन वाटर। मिसिबल इन वाटर का मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलनशील या विलयशील। तो ये 4 कार्बन तक के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलयशील है। अगर मैं बात करूं यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 से क्या हो जाए? यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 से ज्यादा हो जाती है, 1 2 3 4 5, तो ये जल में विलयशील नहीं है। अब इसका कारण क्या देंगे अपन? इसका कारण अपन ये देंगे, क्योंकि ये जो तुमको हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जिसको कि अपन बोलते हैं जल विरोधी भाग, क्या बोलते हैं? वो जल से किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। किसी भी, अगर मैं बात करूं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 पार्ट होते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH, कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक में अंतर, प्लस डेल माइनस डेल, माइनस डेल प्लस डेल। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, ध्रुवीय भाग, यही क्या करता है? जल से क्रिया करता है। ये जल से क्रिया करेगा। अपना एल्किल समूह वाला पार्ट जल से क्रिया, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये जल वाटर से क्या करता है? हेट। ये वाटर से क्या करता है? लव। वाटर लविंग पार्ट, वाटर हेटिंग पार्ट। जल स्नेही भाग, जल विरोधी पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये जल से क्रिया नहीं करेगा, ये जल से क्रिया करेगा। अब जैसे जैसे आर ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, जल में विलयशीलता कम होती जाएगी। 4 कार्बन परमाणु तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलयशील है, 4 से ज्यादा वाले जल में विलयशील नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बोला जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, विलयता कम होगी। और यहाँ पे 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में अविलय, इसको बोलते हैं इमिसिबल। क्या बोलते हैं? इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है अघुलनशील। क्या मतलब है घुलनशील। यहाँ पे वापस एक चीज नोटिस करो, CH3 वाले को क्या बोलूंगा मैं? अध्रुवीय भाग। क्या बोलूंगा? अध्रुवीय, नॉन पोलर पार्ट जल से क्रिया नहीं करेगा। इस पूरे को क्या बोलूंगा? पोलर पार्ट, ध्रुवीय भाग जल से क्रिया करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट चीज, अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अध्रुवीय भाग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे ध्रुवीय भाग तो सब में सेम है। यहाँ पे भी इधर देखो ध्यान से, H C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या मैं कह सकता हूं पोलर पार्ट, जिसको कि अपन बोलते हैं ध्रुवीय भाग, जिसको कि अपन बोलते हैं जल स्नेही भाग, जिसको बोलते हैं वाटर लविंग पार्ट, वो तो सब में क्या है? सेम है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? जल विरोधी भाग। जल विरोधी भाग क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे जाने पर अध्रुवीय भाग, जल विरोधी भाग, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कार्बन परमाणु की संख्या भी, तो विलयता क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है, विलयता कम होती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो, कमेंट में मेरे को बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।